हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे HSAB प्रिंसिपल के सिग्निफिकेंस के बारे में। HSAB प्रिंसिपल कहाँ कहाँ यूज में आता है, इसकी उपयोगिता क्या है, हम इसको कहाँ, किन कॉन्सेप्ट्स को, किन रिएक्शंस को, किन कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करने के लिए यूज में ले सकते हैं, ये आज हम देखेंगे। इसमें से दो जो यूजेस हैं वो लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किए थे, उसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थर्ड सिग्निफिकेंस से आज हम इसकी शुरुआत करेंगे। तो इसका जो थर्ड सिग्निफिकेंस जो है वो आपका काम आता है हाइड्रोजन हैलाइड्स के स्थायित्व के क्रम में या हाइड्रोजन अम्लों की अम्ल सामर्थ्य ज्ञात करने में। इसका क्या मतलब है? जो हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं, जैसे क्या है, HF, HCl, HBr, HI, जो हैलोजन एसिड्स जो हैं उनका स्थायित्व या स्टेबिलिटी, या फिर जो हाइड्रोजन एसिड्स जो हैं या जो अम्ल, इनकी जो अम्लीय प्रकृति है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन हम कर सकते हैं। तो अगर हम HSAB प्रिंसिपल के सिद्धांत के अकॉर्डिंग देखें तो हेलोजन आयंस जो हैं, हैलाइड्स हैं, उनकी हार्डनेस का जो क्रम है वो है आपका फ्लोराइड सबसे ज़्यादा हार्ड है, क्लोराइड जो है, फिर ब्रोमाइड, फिर आयोडाइड। तो आयोडाइड जो है वो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट है। तो एक तो ये आपका क्या हो गया, ये इनकी हार्डनेस का डिक्रीजिंग ऑर्डर में ट्रेंड हो गया। अब H प्लस, H प्लस के साथ में जब ये कंबाइन होंगे तब HF, HCl, HBr, HI बनाएंगे। तो H प्लस क्या है? हार्ड एसिड है ये, और ये क्या है? हार्ड बेस। और इसकी हार्डनेस जो है, जैसे जैसे हम आयोडाइड की तरफ बढ़ेंगे तो हार्डनेस जो है वो कम होती जा रही है। तो HSAB सिद्धांत के अनुसार, जैसा कि हम जानते हैं, H प्लस जो हार्ड एसिड्स हैं वो हार्ड बेस के साथ में मोर स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो H प्लस जो है सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड कौन किसके साथ फॉर्म करेगा? HF के साथ, फिर HCl के साथ, फिर HBr के साथ, फिर HI के साथ। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा है? HF, फिर HCl, फिर HBr, फिर HI। प्रोटॉन के साथ या H प्लस के साथ F माइनस आयन जुड़ता है तो HF का निर्माण होता है, लेकिन H प्लस तथा F माइनस की प्रवृत्ति क्रमशः हार्ड एसिड व हार्ड बेस प्रकार की होती है। समान प्रकृति के होने के कारण HSAB सिद्धांत के अनुसार HF एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स है जो अपना H प्लस आसानी से नहीं त्याग पाता, इसलिए एक दुर्बल अम्ल है। अब आपने इसको पढ़ा होगा कि HI जो है, HI क्या है? ज्यादा एसिडिक होता है। एसिड स्ट्रेंथ अगर देखा जाए, एसिडिटी अगर देखा जाए तो HI की सबसे ज्यादा है। तो वो क्यों है? क्योंकि एसिडिटी जो है हम डिफाइन करते हैं H प्लस कितनी आसानी से दे रहा है। जितनी ज्यादा आसानी से अगर H प्लस आयन दे रहा है तो उसकी एसिडिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहां पर ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया आपका। तो HF सबसे ज्यादा स्टेबल, ये फिर सबसे कम स्टेबल कौन सा है? HI। तो जो कम स्टेबल है वो H प्लस आसानी से देगा। तो जो एसिडिटी का जो ऑर्डर है वो हमारा क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? HI, फिर HBr, फिर HCl और फिर HF। कैसे? ये HA क्या है? आपका हार्ड एसिड, और ये हार्ड बेस। तो हार्ड एसिड और हार्ड बेस का जो इंटरेक्शन है, जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो कैसा होगा? मोर स्टेबल, और ये लेस स्टेबल। इसी तरीके से कुछ एग्जांपल्स आप ये देख सकते हो। तो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो क्या है? नेक्स्ट जो इसका सिग्निफिकेंस है वो काम आता है आपका अभिक्रिया के होने या न होने का प्रमाण, अथवा हैलोजन विनिमयन
के विशिष्टीकरण में। मतलब हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस जो होती हैं उनका एक्सप्लेनेशन या कोई अभिक्रिया होगी या नहीं होगी ये पता लगाने के लिए भी हम इसका यूज ले सकते हैं। कैसे? अब ये एक कोई एग्जाम्पल है आपका जिसमें LiI लिथियम आयोडाइड और सीजियम फ्लोराइड जो है रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, लिथियम फ्लोराइड और सीजियम आयोडाइड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हैलोजन एक्सचेंज हो रहा है। अब हैलोजन एक्सचेंज जो हो रहा है, आयोडाइड की जगह क्या चला गया, फ्लोराइड, और फ्लोराइड की जगह आयोडाइड, तो ये हैलोजन एक्सचेंज हो गया। अब इसमें ये हैलोजन एक्सचेंज को एक्सप्लेन हम कैसे करें कि ये पॉसिबल कैसे हुआ। तो इसके लिए हम ये देखें कि लिथियम आयोडाइड, तो लिथियम प्लस जो है ये क्या है, हार्ड एसिड, और आयोडाइड आयन जो है ये क्या है, सॉफ्ट बेस। यहां पर ये सीजियम जो है ये सॉफ्ट एसिड है और फ्लोराइड जो है कि ये क्या है, हार्ड बेस। तो अगर हम देखें तो ये जो कंपाउंड है इसमें जो ये प्रकृति है आयन, कैटायन और एनायन की, वो डिफरेंट है, असमान है। तो असमान होने की वजह से ये क्या है, अनस्टेबल है, दोनों अनस्टेबल है। ये भी, इसमें भी असमान है, ये तो है सॉफ्ट एसिड और ये है हार्ड बेस। तो इस वजह से ये क्या हो जाएंगे, दोनों अनस्टेबल हैं। लेकिन अगर क्या हो कि ये जो फ्लोराइड है ये कहां पहुंच जाए, लिथियम के साथ इंटरेक्ट कर दे, और आयोडाइड जो है ये सीजियम के साथ इंटरेक्ट करेगी, तो क्या हो जाएगा, इनकी प्रकृति समान हो जाएगी और ये अभिक्रिया हो जाती है। और ये अभिक्रिया जो है क्या बना लेता है, लिथियम फ्लोराइड। यहाँ पर लिथियम क्या है, हार्ड एसिड, और फ्लोराइड क्या है, हार्ड बेस। इनकी प्रकृति समान है। इसी तरीके से ये सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस, तो इनकी प्रकृति भी समान है, तो इस वजह से ये अभिक्रिया आसानी से हो जाती है। ये आप लिख दोगे, उसके बाद में इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। आप लिख सकते हो, उपरोक्त रिएक्शन में क्रियाकारक लिथियम आयोडाइड तथा सीजियम फ्लोराइड असमान प्रकृति के बने होते हैं, अर्थात लिथियम आयोडाइड हार्ड एसिड व सॉफ्ट बेस, जबकि सीजियम फ्लोराइड सॉफ्ट एसिड व हार्ड बेस से मिलकर बने होते हैं। अतः पियर्सन के HSAV सिद्धांत के अनुसार असमान प्रकृति से मिलकर बने कॉम्प्लेक्सेस अनस्टेबल होते हैं। अतः ये यौगिक रिएक्शन करके नया प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। साथ ही बने उत्पाद समान नेचर के होने के कारण स्टेबल होते हैं। अतः इस प्रकार की रिएक्शन आसानी से हो जाती है। इसी तरीके से आप एक सेकंड एग्जांपल आप ये देख सकते हो, यहाँ पर ये फ्लोराइड जो है ये हार्ड बेस, और मरकरी जो है ये मर्क्यूरस आयन जो है, मर्क्यूरिक आयन जो है ये आपका कैसा है, सॉफ्ट एसिड। तो असमान प्रकृति के कारण ये अनस्टेबल होते हैं, इसलिए ये अनस्टेबल जो कंपाउंड्स हैं वो स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करने के लिए आपस में हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कर सकते हैं। सेम एग्जांपल आपका ये है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि ये अभिक्रिया कैरी आउट हो रही है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो उसमें आपको क्या एक्सप्लेन करना है, ये सारी चीजें। अब जैसे इसमें एक क्वेश्चन दे दिया आपको, लिथियम, ये क्वेश्चन है जैसे लिथियम फ्लोराइड और सीजियम आयोडाइड ये रिएक्शन संपन्न होगी या नहीं, एक्सप्लेन, इसको समझाइए। तो ये आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पर हमने ये सारी चीजें जो एक्सप्लेन की हैं ये चीजें ही आपको इसमें लिखनी, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसका सिग्निफिकेंस अगर हम देखते हैं, यौगिकों की विलेयता का निर्धारण करने में, यौगिकों की विलेयता का निर्धारण या सॉल्युबिलिटी का जो है, सॉल्युबिलिटी निर्धारण में हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको ये देखना है कि जो कंपाउंड आपको दे रखा है, मान लीजिए सपोज आपको कंपाउंड दे रखा है A और उसको कंपाउंड B में हमें डिजोल्व करना है, तो ये जो है पहले अनस्टेबल होगा, मतलब इसमें असमान प्रकृति के इंटरेक्शन हो रहे होंगे, असमान प्रकृति के इंटरेक्शन हो रहे होंगे। तो अगर इसके साथ ये इंटरेक्ट करेगा तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, सॉल्युबल। तो इसका एक क्वेश्चन ये दे रखा है, HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड HCl में विलेय है जबकि HGS अविलेय है, क्यों। तो अब इसका आप यहां देखो, ये HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड, तो Hg क्या है, ये तो क्या है मर्क्यूरिक, ये तो सॉफ्ट एसिड है, और ये क्या है हार्ड बेस।
तो सॉफ्ट एसिड और हार्ड बेस जो है कैसा होगा, असमान प्रकृति का होगा। तो असमान प्रकृति जहां आ जाती है वहां क्या हो जाता है, अनस्टेबल। HCl में मिले है तो H प्लस जो है हार्ड एसिड है और क्लोराइड जो है वो समवट सॉफ्ट नेचर का होता है। तो इसमें से ज्यादा फेवरेबल कंडीशन कौन सी है कि Hg जो है, ये जो Hg2 प्लस है ये तो Cl के साथ में अभिक्रिया कर ये कंपाउंड बनाए, और जो H प्लस है वो ऑक्सीजन के साथ में बनाए, तो यहाँ ये प्रकृति समान हो जाएगी, इसलिए सॉल्युबल हो जाता है। लेकिन HgS में क्या होता है कि ये सॉफ्ट और ये भी सॉफ्ट, दोनों जो है सॉफ्ट नेचर के हैं, समान प्रकृति के हैं, इसलिए स्टेबल्स होते हैं। तो अगर ये डिजोल्व होता है तो मर्क्यूरी क्लोराइड और H2S बनाएगा। लेकिन जो बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं ये कैसे हैं, ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, ये अनस्टेबल, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से ज़्यादा स्टेबल नहीं है। अगर ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं तो वो सॉल्युबल होंगे, और ज़्यादा स्टेबल नहीं है तो वो सॉल्युबल नहीं होंगे। तो इस तरीके से आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हो, इसको आप पढ़ लेना है ना। ये स्क्रीनशॉट लेके इसे वीडियो को पॉज करके आप इसको रीड कर लो। आपने रीड कर लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, प्रकृति में पाए जाने वाले खनिजों के निर्धारण में। अब प्रकृति में पाए जाने वाले खनिजों के निर्धारण मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये जैसे आपने देखा होगा, जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम ये कार्बोनेट्स के रूप में पाए जाते हैं, कॉपर और सिल्वर जो है वो सल्फाइड्स के रूप में पाए जाते हैं। तो कोई भी जो मेटल्स हैं या प्रकृति में पाए जाने वाले खनिज हैं या जो भी आपके मेटल्स हैं वो किस प्रकार के खनिज जो है, खनिजों में या किस प्रकार के कंपाउंड्स के रूप में वो पाया जाएगा, कार्बोनेट्स के रूप में पाया जाएगा, सल्फाइड्स के रूप में पाया जाएगा। तो ये जो है ये डिसाइड हो सकता है, इस चीज को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं HSAB प्रिंसिपल के बेसिस पे। तो HSAB प्रिंसिपल के अनुसार हम यह बता सकते हैं कि किसी तत्व का कौन सा खनिज प्रकृति में पाया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार हार्ड एसिड और हार्ड बेस या सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस से मिलकर बने खनिज प्रकृति में स्टेबल होते हैं। अब लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये सारे जो हैं ये कैसे हैं, हार्ड नेचर के हैं। जब हार्ड नेचर के हैं तो ये किसी ऐसे एनायन के साथ कंबाइन होंगे जो भी हार्ड नेचर का होगा, मतलब कोई हार्ड बेस के साथ में इनका खनिज बन सकता है। तो कार्बोनेट जो है वो क्या है, हार्ड नेचर का होता है, तो इसलिए ये कार्बोनेट्स के रूप में पाए जाते हैं। लेकिन जैसे अगर बात करें हम, ये कॉपर है, सिल्वर है, कैडमियम है, मर्क्यूरिक है, ये कैसे होते हैं, सॉफ्ट नेचर के एसिड्स होते हैं, सॉफ्ट। लेकिन अब ये जो है किससे अभिक्रिया करेंगे, सॉफ्ट नेचर के किसी एनाइन के साथ। तो सल्फाइड जो है ये कैसा होता है, सॉफ्ट नेचर का बेस होता है, इस वजह से ये जो खनिज हैं वो सल्फाइड्स के रूप में पाए जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रकृति में कैल्शियम या मैग्नीशियम कार्बोनेट्स के रूप में पाए जाते हैं, सल्फाइड्स के रूप में नहीं, ऐसा क्यों, एक्सप्लेन कीजिए। तो ये आप यहां से HSAB सिद्धांत का यूज करते हुए आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट जो है आपका धातु उत्प्रेरकों के विषाक्तजन। विषाक्तजन का मतलब क्या है, किसी के नेचर को ये खत्म कर दे। मतलब कोई धातु है जैसे प्लेटिनम है, ये एज ए कैटलिस्ट काम करता है, तो उसके जो कैटालिटिक एक्टिविटी है उसको डिजनरेट कर दे, उसका डिनेचुरेशन कर दे। तो उसके लिए प्लेटिनम एवं पैलेडियम की क्रियाशीलता कौन से लिगेंड समाप्त कर देते हैं, ये एक्सप्लेन कर सकते हो। या ये जो लिगेंड्स हैं किस प्रकार के धातु उत्प्रेरकों की क्रियाशीलता कम कर सकते हैं, तो आप इसको ये आप पढ़ सकते हो। तो ये भी HSAB सिद्धांत के बेसिस पर हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप इसको पॉज करके आप इसको पढ़ लीजिए। नेक्स्ट जो है उपवैधंतुक लिगेंडों के संकुल में उप सहसंयोजन का अनुमान लगाने पे। अब आपने उभयदंतुक लिगेंड्स, जो कि मैं सेकंड ईयर में आपने पढ़े होंगे, उभयदंतुक लिगेंड्स कौन से होते हैं, ऐसे लिगेंड्स जिनमें दो डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, लेकिन एक टाइम पर एक ही जो एटम है वो क्या कर सकता है, अपने लोन पेयर्स को डोनेट कर सकता है। तो अब जैसे HCN है, HCN माइनस, अब इसमें आपके पास सल्फर भी है और नाइट्रोजन भी है,
तो दोनों में से कोई एक जो एटम है वो बॉन्ड बना सकता है मेटल के साथ, तो वो कौन सा बनाएगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मेटल की प्रकृति के ऊपर। क्यों? क्योंकि यहाँ सल्फर क्या है, ये तो सॉफ्ट है, और ये नाइट्रोजन जो है ये कैसा है, हार्ड। तो अगर मेटल आयन कैसा हो आपका, हार्ड हो, तो बॉन्ड जो बनेगा वो कहां से बनेगा, नाइट्रोजन से। अगर सल्फर कोई मेटल है वो अगर सॉफ्ट है तो वो बॉन्ड कहां से बनाएगा, सल्फर से। तो इसी तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। HACV सिद्धांत के अनुसार बंधन समावेशता के स्थायित्व को समझाइए। तो ये आप इसको रीड कर लो जो मैंने आपको बताया कि ये डिपेंड करेगा कि आपके मेटल का नेचर कैसा है। दो आपके पास अगर एटम्स हैं जो आपके डोनेट कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को, तो दोनों का नेचर अगर समान है तब तो वो कहीं से भी बना ले, लेकिन दोनों का नेचर जो है जब असमान हो जाता है, जैसे HCN है उसमें, जैसे CN है साइनाइड, साइनाइड में से नाइट्रोजन क्या है, हार्ड, और कार्बन क्या है, सॉफ्ट। तो जो हार्ड होगा वो हार्ड के साथ बॉन्ड बनाएगा, और जो सॉफ्ट होगा वो सॉफ्ट के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो ये चीजें आप यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल आपका ये हो गया, आपका इन दोनों में से मोर, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपको दिए गए इनमें से, जैसे आप यहाँ HCN और NCS दोनों सेम है, तो इनमें से विच वन इज मोर स्टेबल, दोनों में से ज्यादा स्थायी कौन सा है। तो आप इसके स्थायित्व को भी एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसा कि हमने फर्स्ट जो इसका सिग्निफिकेंस था उसमें हमने इसको देखा था। इसी तरीके से आप ये भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ये एक दूसरा एग्जाम्पल है। तो ये यहाँ पर आपका खत्म होता है सिग्निफिकेंस ऑफ HACV प्रिंसिपल।